शेरनी बिल्ली कैसे बन गई? ये एक ऐसा सवाल है जिसे हर कोई पूछ रहा है, लेकिन इसका जवाब छिपा है उसी शेरनी के खुद के कर्मों में। जंगल का नियम होता है कि परस्पर एक दूसरे की निर्भरता से जो संबंध चलते हैं उन्हें बनाए रखा जाए, न कि स्वार्थ सिद्धि के चलते फना कर दिया जाए। जैसे एक उदाहरण देता हूँ, मगरमच्छ जब शिकार करके तालाब से निकलता है तो छोटे छोटे मांस के टुकड़े उसके दांतों में चिपक जाते हैं। छोटे पंछी इसका फायदा उठाते हैं और मगरमच्छ के मुंह में घुस के वो टुकड़े चुन लेते हैं। इसका फायदा सबसे ज़्यादा होता है मगरमच्छ को, उसके दांतों में सड़न लगने से बच जाती है और मज़े से बड़े बड़े पीस हमेशा खाता रहता है। लेकिन सोचिए, थोड़े से और लालच में मगरमच्छ यदि उन पंछियों को ही खा जाए तो क्या होगा? ये परस्पर रिश्ता खत्म होने में देर नहीं लगेगी। ये उदाहरण मैंने इसलिए भी आपको दिया क्योंकि ममता बनर्जी ने पिछले 15 साल में बंगाल में यही किया, जो एक सीएम का बिना जाति धर्म देखे सबको समान भाव से मानने का, जनता के साथ परस्पर रिश्ता होना चाहिए था, उसे लगातार बर्बाद किया। अपनी स्वार्थ सिद्धि में, सत्ता के लालच में, जंगल में रहते हुए कुछ ताकतों का तो साथ मिला, लेकिन सभी का नहीं। आज आप टीवी या यूट्यूब पर जो नतीजे देख रहे हैं, ये यूं ही नहीं है। इसके पीछे तमाम कारण हैं जिसके कारण दीदी के 15 साल के साम्राज्य का खात्मा हुआ। आइए समझते हैं। पहला है मुस्लिम तुष्टीकरण। आमतौर पर तो ये दो शब्द हैं, लेकिन दीदी के मामले में उनके सिद्धांत नजर आते हैं जिनका पालन दीदी ने उम्र भर किया। इसका नुकसान ये रहा कि दीदी ने जिस संविधान की शपथ ली, सबसे पहले उस शपथ की मानहानि हुई। हिंदुओं के मन में एक डर बैठा। कई दफ़ा उन्हें दुर्गा पंडाल लगाने से रोका। श्री राम के नारे के बाद उन्हें पीटा, मुस्लिम की संवेदना हासिल करने के लिए। लेकिन अंततः इसका नुकसान हुआ देश के उन्हीं मुसलमानों को। विभाजन के बाद खाई और गहरी हुई। बंगाल रह गए मुस्लिमों को हिंदू और शक की नज़र से देखने लगे, जिससे देश की विविधता की बड़ी हानि हुई। और यही नहीं, यह तुष्टीकरण 15 साल में कितना गहराया किसी से छिपा नहीं है। ममता बनर्जी ने इस तुष्टीकरण को सिर्फ बढ़ावा ही दिया, इस खाई को बढ़ावा दिया और कुछ नहीं किया। ममता दीदी की दूसरी गलती रही गैर जरूरी एग्रेशन। जब एक सदी पहले बापू बोल गए कि बेटा कोई गाल पे झापड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो, लेकिन अफसोस गांधी के सिद्धांतों पर बनी टीएमसी इस बात से हमेशा नाराज रही। जबरदस्ती का खून कच्चर, मारपीट के लोगों का वोट डलवाना, धर्म के नाम पर हिंसा की स्वीकारता, ये तमाम ऐसी बातें हैं जो कम से कम लोकतंत्र में तो फिट नहीं बैठती हैं, और भारत जैसे लोकतंत्र में तो बिल्कुल नहीं, जो 200 साल तक गुलामी भी सह चुका है। खुद दीदी कितनी भी बार खुद मारपीट करने के लिए सड़क पर उतर गईं, लोगों ने देखा, और कम से कम बंगाल की जनता से तो ये बिल्कुल नहीं छिपा है। खैर, दीदी को शायद डर का माहौल चुनाव जीतने की चाबी नजर आती हो, लेकिन इसका नुकसान अब दीदी को हो चुका है। रिकॉर्ड CAPF प्रोटेक्शन में चुनाव हुए और लोगों ने दबा के मतदान किया ताकि दीदी को सबसे पहले किनारे का रास्ता दिखाया जाए, और खुद बंगाली मुसलमानों ने भी खूब वोट किया। ममता बनर्जी की तीसरी गलती रही बेवजह बंगाली अस्मिता पर जोर। तृणमूल कांग्रेस ने हमेशा से खुद को बंगाल और बंगालियों की पार्टी के रूप में पेश किया और बंगाली संस्कृति की रक्षा के लिए वही सबसे सही है, यह दावा किया। 2021 के चुनाव में उसका मुख्य नारा था, बंगाल अपनी बेटी चाहता है। चुनाव से पहले भी पश्चिम बंगाल के लोगों को बांग्लादेशी होने के संदेह में अन्य राज्यों में परेशान किए जाने की घटनाओं को बंगालियों पर खतरे के सबूत के रूप में पेश भी किया। इस बार तो बंगाली अस्मिता पर इतना जोर दिया गया कि कोलकाता में बीजेपी के एक उम्मीदवार को मछली पकड़े हुए प्रचार करते देखा गया। बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने गर्व से कहा, मैं बंगाल के बागची परिवार की बेटी हूँ, मुझे हड्डियों वाली मछली खाना बहुत पसंद है। बंगाली अस्मिता को केंद्र राज्य संबंधियों के रूप में भी बुनाया उन्होंने। लेकिन जब एक बंगाली हिंदू या मुसलमान खुद के राज्य जो स्वयं को भद्रलोक या बाबू मानता था, वही व्यक्ति दूसरे राज्य में जाकर मजदूर का जीवन जीने लगा और अपने अहम को कमजोर करता रहा, तब बंगाली अस्मिता का ख्याल ममता बनर्जी को नहीं आया और वह भद्रलोक, वह बाबू के समान जीवन जीने वाला व्यक्ति लगातार कुटता रहा। बंगाल में रोजगार के मुद्दे पर भी बात कर लेते हैं, लेकिन मेरा मानना है इसका कोई खास फायदा नहीं। ममता बनर्जी सिंघुर आंदोलन की बदौलत जिस CPM के गढ़ को तोड़ के आगे बढ़ी, इस मामले में उसी के पद चिन्हों पर चलती रहीं। शुरुआत में ही इंडस्ट्री विरोधी अपनी छवि बना बैठी। आज का आलम यह है कि राज्य में 6000 से अधिक कंपनियां जा चुकी हैं। पढ़े लिखे बंगाली का हाल यह है कि वह 18,000 में काम करता है। ये है राज्य की आर्थिक स्थिति। तो ये कहानी थी बंगाल
बंगाल की हम्बा हम्बा डम्बा डम्बा चंबा चंबा बोलने के बावजूद भी दीदी को जनता ने अस्वीकार कर दिया है। ममता बनर्जी का गढ़ आखिरकार ढह चुका है। कई सवाल आज पीछे छूट गए हैं और कई नए सवाल बन रहे हैं। और जो नए सवाल हैं वो हैं, अब बंगाल का क्या भविष्य बदलेगा, या बांग्लादेशी नागरिकों को अवैध घुसपैठ की समस्या का क्या अंत हो जाएगा, आदि आदि आदि। धन्यवाद।